हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले के एमसीक्यू सीरीज में कि डाइजेशन और जो आपका एब्जॉर्प्शन का चैप्टर मैंने हर चैप्टर का मैं लगभग मैंने कहा था कि 20 से 25 क्वेश्चन मैं उसका फ्रेम करूंगा ताकि आपकी एनसीईआरटी का पूरा उसमें रिवीजन हो जाए और बेस्ट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं आपके एनसीईआरटी से वो आपके सामने हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर, जहाँ पर आप थोड़ा उसको अपने तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना। और मल्टीपल ऑप्शंस को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका मतलब रिवाइज हो जाता है इस तरीके से, है ना। और एमसीक्यू के तरीके से अगर आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है। हो सकता है कि ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको हूबहू आपके नीट के एग्जाम में भी आपको मिल जाए, है ना। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बेसिकली वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग लंग्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम। हमने अक्सर देखा है बच्चों को थोड़ा सा ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जो है कि वाइटल कैपेसिटी, यू नो, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, इसमें थोड़ा सा उनको याद करने जैसा लगता है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है ये। आपको मैं बताता हूँ। तो पहले आप तो सोच लो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब आप कोई बहुत ज्यादा वॉलंटरी एफर्ट नहीं लगा रहे, जो अपने आप हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है, उसे क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं एक्चुअली। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकते हैं। देखो, जैसे देखिए, जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। पहले देखिए ऐसा, मान लिया जाए ये आपके एयर के आने का रास्ता है आपके लंग्स के चैम्बर में। ये हमारा रेस्पिरेटरी ये ट्रैक हमारा। और आपको पता है कि इस ट्रैक में भी लगभग 150 ml एयर हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसको आप डेड स्पेस एयर कहते हैं। तो इसके एयर को हम कहते हैं कि इसमें जो एयर होता है उसको डेड स्पेस एयर कहा जाता है, जिसका वॉल्यूम आप जानते हैं कितना होता है, 150 ml। ठीक है। अब मान लो ये पूरा आपके लंग्स का पूरा मैंने एयर का क्या क्या वॉल्यूम यहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है लंग्स में, वो देखिए आप यहाँ पे। जैसे मान लो ये जो नीचे का लिखा हुआ है, मैं इसको मैंने लिखा रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वो एयर होता है जो लंग्स में हमेशा आपके प्रेजेंट रहता है, या इसको आप बाहर एक्सपेल नहीं कर सकते। और ये ईआरवी का पार्ट है जिसे आप फोर्सफुली अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। whenever you will try, we can expel that air। तो इसका नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो आप जगह देख रहे हो ये एक डायनेमिक पाथ है। देखो इसमें इसमें कहते हैं, सपोज करो हमने लिखा ये टाइडल वॉल्यूम का, मान लो ये हमने बनाया चैम्बर। टाइडल वॉल्यूम 500 ml का होता है। 500 ml ये रिसीव करता है और 500 ml ये बाहर भी निकालता है। मतलब ये जो टाइडल वॉल्यूम का पार्ट है ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के समय। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है यहाँ पर आप जानते हैं, इसका नॉर्मली कहते हैं, ये सपोज करो हमने लिखा ये 1200 ml इसका कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम है। और ईआरबी भी लगभग 1100 ml के आसपास होता है मान लो। ये भी 1100 से 1200 ml लेते हैं इसको। तो आप बताएं कि
और ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है देखो, ये लगभग 500 ml का होता है। 500 ml अगर एयर इसमें है तो ये इनहेलेशन के बाद का पार्ट है, और अगर 500 ml इसमें नहीं है तो एक्सहेलेशन का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप क्वाइट ब्रीदिंग के समय आप इनहेल कर रहे हैं, है ना, तो ये जो वॉल्यूम आप देखिए, अगर आप इन तीनों को अगर आप ऐड कर दें 1200, 1100 और 500, है ना, तो ये आरबी प्लस ईआरबी प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। देखो तो ये तो वॉल्यूम तब है जब आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, मतलब इनहेलेशन के समय आप जब इनहेल कर लिया तो उस समय टोटल लंग का अगर वॉल्यूम पूछा जाए आपसे कि लंग्स में कितना एयर है आपके लंग्स में आफ्टर इनहेलेशन, तो इस तीनों को ऐड करेंगे आप, और ये देखिए अगर तीनों को ऐड करेंगे आप तो लगभग ये जो वैल्यू आता है ये 2700 ml या 2800 ml ले सकते हैं। अगर आप इसको, अगर मैं इसको 1100 मान लूं तो रेसिडुअल वॉल्यूम को नियरली ये वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आप एयर को एक्सेल कर दें, जब ये पार्ट खाली हो जाएगा, तो यही तो आपका चेंज हो रहा है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, ये तो आपका बिल्कुल कांस्टेंट है वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एयर को एक्सेल करेंगे तो ये टाइडल वॉल्यूम यहां से बाहर निकल गया, तो ये पार्ट खाली हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका वापस कितना बताओ 2700, सॉरी अगर देखा जाए तो एक्सहेलेशन के टाइम पे ये तो हो गया जस्ट आफ्टर इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन पे क्या बचेगा बताओ, आरबी प्लस केवल ईआरबी होगा, और ये नियरली कितना आ गया बताओ वापस आपका वही 2200 से 2300 ml के बीच में। ये जो वॉल्यूम है ये ड्यूरिंग एक्सहेलेशन है। ये तो हमने बात कर लिया क्वाइट ब्रीदिंग का। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, क्या लंग्स का हमेशा यही वॉल्यूम हो सकता है? क्या इस वॉल्यूम को हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते? यस, इट कैन बी एक्सपेंडेड बट वॉलंटरी एफर्ट। अगर आप मान लो अब यहां पर ये देखो, अब ऐसे देखो, ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो तो पार्ट फिक्स ही है। अब यहां देखिए, मान लो ये हमारा वही रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये आपका ईआरवी है, जिसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका मान लो हम लिखा टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है। अब देखो यहां पर आपने अपने वॉलंटरी एफर्ट से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एयर आपने इनहेल कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये हो गया हमारा, इसे कहते हैं आईआरवी, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है इसको, है ना। तो आपने टाइडल वॉल्यूम तो पहले इनटेक किया था, वो तो आपने इनवॉलंटरली वो हमारे बॉडी में आया है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर आपने पूरा इनटेक किया है वो हमारा आईआरवी है, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और मतलब आपने एक बार में कितना एयर इनटेक कर लिया देखो, तो आपने यहां से यहां तक मिला दिया इसको, और ये लगभग आ जाएगा, देखो आईआरवी का जो वॉल्यूम होता है ये लगभग आता है नियरली 2.5 लीटर से ये 3 लीटर के आसपास होता है ना। तो मतलब ये पूरा जो मिल जाएगा देखो, टीवी सॉरी आईआरवी प्लस टीवी, इसी को कहते हैं आईआरसी, कैपेसिटी कहा जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। और ये कैपेसिटी कितना हो गया बताओ, ये हो गया 3 to 3.5 लीटर। मेल में ये कैपेसिटी और ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू फीमेल्स लंग्स, ठीक है। अब ये बताओ, अगर आपने एयर को ज्यादा इनहेल किया, है ना, तो अब पूछा जाएगा आपसे कि ड्यूरिंग द जो आपका एक्सहेलेशन का एक पार्ट है अगर देखा जाए, है ना, तो अगर आप नॉर्मल भी अगर आप इनहेलेशन कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप जो एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करेंगे, है ना, तो क्या होगा बताओ। ये देखिए, अगर आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो ईआरवी का पार्ट है
ये बाहर आएगा, और ये कब आएगा? जब आप एफर्ट लगाएंगे एयर को बाहर एक्सपेल करने के लिए। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आईआरसी है तो यहां से यहां तक ये क्या होगा? इसे बोलेंगे आप ईआरसी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कहते हैं इसको। ठीक है। और अगर आप ये पूछा जाए आपसे कि हमने एयर को पहले फोर्सफुली एक्सेल कर दिया और उसके बाद अब कितना एयर मैक्सिमम इनटेक कर सकते हैं, देखो, तो अगर मैं इसे भी खाली कर दूं, इस ईआरवी को खाली कर दूं पहले, तो आपके पास अब यहां से यहां तक वॉल्यूम आएगा। तो फोर्सफुली पहले आपने एयर को एक्सेल किया और उसके बाद आप जब इनहेल करेंगे तो कितना एयर आप इनहेल कर सकते हैं, तो वो वॉल्यूम यहां से यहां तक आएगा। एंड दैट इज कॉल्ड, अगर मैं यहां से यहां तक मिला दूं इसको, तो ये हमारा क्या होता है, इसी को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। अब आप सबको ऐड कर दीजिए वाइटल कैपेसिटी में, ये 2.523, ये हो गया 500 ml के आसपास, ईआरबी लगभग 1100 ml होता है, ये एनसीईआरटी का डेटा है आपका, और रेसिडुअल वॉल्यूम लगभग 1.2 लीटर है, मतलब 1200 ml के आसपास होता है। तो यहां से लेके यहां तक जो बनेगा, यही हमारा क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी है। ये समझ में आ गया क्या है? कि पहले आपने इसे भी बाहर निकाल दिया, ये जो वॉल्यूम था ईआरवी का, और उसके बाद आप एक डीप इनहेलेशन कर रहे हो, तो जितना एयर इनटेक करेंगे आप, वो इसमें भी एयर आएगा, इसमें भी एयर आएगा, और इसमें भी एयर आएगा, और उसी को कहते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है इसको। आप वॉल्यूम देख सकते हैं कितना होगा ये, है ना। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स में अवेलेबल है, मतलब टाइटल वॉल्यूम अगर निकाल दिया आपने, तो ईआरबी वाला वॉल्यूम है, आरबी वाला वॉल्यूम है। देखो, तो अगर देखा जाए ईआरबी और आरबी का जो अगर पूछा जाए कि कितना आ गया बताओ, ये 2200 से 2300 ml के बीच में है। ये वो एयर है जो आपके लंग्स में अभी भी अवेलेबल है, और इसी को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है इसको। मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स में अवेलेबल है, उसी का नाम है क्या बताओ, उसी का नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जितना एयर आपने इनटेक किया, वो हमारा क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी कह देते हैं इसको। मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जो एयर, अब पूछा जाएगा अगर आपसे कि आपने फोर्सफुली एयर को एक्सहेल कर दिया अगर, तो उसको अगर आपने टाइटल वॉल्यूम निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, तो क्या बचेगा, आरबी बचेगा केवल। तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, द एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द lungs is called residual volume। residual volume कहते हैं जिसका वॉल्यूम लगभग 1.1 1.2 लीटर लिया जाता है, किसी की बुक में 1.5 लीटर तक भी लिखा जाता है इसको। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और एक चीज जानते हैं आप, अगर आप इन सबको मिला दें, ये हो गया टीएलसी, इसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, टोटल लंग कैपेसिटी। जो सबको ऐड कर दो, इसमें आईआरबी भी है, टीबी भी है, ईआरबी भी है, आरबी भी है। तो आप कह सकते हैं जो टीएलसी आपका होता है, ये सिंपली, अगर मैं इसको दो पार्ट लिखना चाहता हूं, तो टीएलसी अगर आप यहां से यहां पर ऐड कर दो, ये हो जाएगा वीसी प्लस आरबी हो जाएगा। और ये लगभग 5.7 लीटर के आसपास आता है जो टोटल लंग कैपेसिटी है। 5.76 दिया जा सकता है ये, है ना। तो टीएलसी का जो वॉल्यूम होता है, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, ये 5.7 से 6 लीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये है आपका वॉल्यूम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, ये आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा ये, और बहुत ज्यादा इसमें रटने की भी जरूरत नहीं होती। आप खुद एक अपना आइडिया बनाइए यहाँ पर, और आपका, और देखो मैंने कहा ये जो पार्ट है इसे कहते हैं, इसमें जो एयर होता है, ये पाथवे देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाथवे है, इसे कहते हैं डेड स्पेस एयर। इसी को आप एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हो, एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हैं इसको। और इसका जो वॉल्यूम होता है, ये लगभग 150 ml के आसपास होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वाइट ब्रीदिंग लंग्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम,
तो ये आंसर समझ में आ गया आपको। पहले अगर मैं कहूं कि आप एफआरसी पे हैं, मतलब जब आपने एफआरसी का मतलब क्या बताओ, जब आपने एक्सहेल किया, नॉर्मल एक्सहेलेशन हुआ है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स में है वो आपका एफआरसी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और जब आप ब्रीथ कर लेंगे तो क्या होगा बताओ, वो आपका एफआरसी प्लस टीवी हो जाएगा। तो ये वो वॉल्यूम है जो आफ्टर इनहेलेशन है। ये भी यहां भी एयर आ गया, यहां पर देखो, जब जो पहले खाली था उसमें एयर आ गया। तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा, देखो ए 2200 से 2700 ml। तो ये बताओ 3 से 3.5 क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया IRC, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ये क्या हो गया बताओ, अगर पूछा जाए कि ये जो पार्ट है, वैसे 5.2 तो आता नहीं है, 5.7 से 6 लीटर तक हमारा टोटल कैपेसिटी होता है, और ये तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर पूछा जाए कि ये क्या पॉसिबल है, क्या लंग्स में इस हद तक वॉल्यूम आ सकता है, नो चांस। रेजिडुअल वॉल्यूम का रहना आपके लंग्स में जरूरी होता है। गैसेस एक्सचेंज में वो पार्टिसिपेट भी करता है, लेकिन वो कभी लंग से बाहर नहीं आता, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू, एक रिजर्व वॉल्यूम की तरह होता है बॉडी में वो, है ना, और वो लंग्स के कोलैप्सिंग को भी प्रिवेंट करता है। समझ में आ गया? तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और यही की और में आपको पूछा जाता है दिस टर्म कॉल्ड, चलो मैं इसको बाद में क्वेश्चन बताऊंगा, अब फिर आप नीचे देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन देखा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस ट्वाइस। आप जानते हैं कि हमारे डायफ्राम में, इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर आपके if the intensity of contraction of diaphragm increases twice, ऑप्शन क्या दिया गया देखो, thoracic breathing will increase twice, abdominal breathing will not increase at all, abdominal breathing will change significantly, combined increase of abdominal and thoracic breathing। अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। तो मैं पहले इस डायग्राम को हटा देता हूं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है और इसे कैसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उसमें एक नाम आता है डायफ्राम का, इसके अलावा देखो इसमें एक नाम आता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का, इसमें एक नाम आता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का, और एक नाम आता है एब्डोमिनल मसल का। ठीक है, आप जानते हैं कि जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम इनहेलेशन करते हैं, और जब इन दोनों में रिलैक्सेशन होता है तो हमारा एक्सहेलेशन होता है। इनका तो यूज केवल आप जानते हैं, ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन में इसका यूज है। जब आप एयर को फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका। और डायफ्राम के ब्रीदिंग को आप जानते हैं, डायफ्राम के ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बताओ, इसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहा जाता है। अब ये कारण जानते हैं आप कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो एब्डोमिनल, जो आपका जो थोरैसिक केज का साइज इंक्रीज करता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, जो कि डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा आपके थोरैसिक केज का एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में,
और 80% तक जो थोरेसिक केज का वॉल्यूम चेंज करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो डायफ्राम में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखिए वैसे भी इनहेलेशन के समय, क्वाइट ब्रीदिंग के समय 80% जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है आपके थोरेसिक केज का, वो डायफ्राम की वजह से होता है, और लगभग 20% ये आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से होता है। और इंटरकॉस्टल मसल्स के ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? थोरेसिक ब्रीदिंग, क्योंकि इसकी वजह से आपका रिब केज एलिवेट करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, और वापस वो अपने पोजीशन पे आएगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब वो रेस्टिंग फेज में आता है ये वाला मसल्स। तो थोरेसिक ब्रीदिंग किसकी वजह से होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग किसकी वजह से होता है? बताओ, डायफ्राम की वजह से होता है। और हर ह्यूमन बींग्स में, मेल फीमेल जिसकी भी बात करें, डायफ्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं, लेट प्रेगनेंसी के समय जब एब्डोमेन का ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो थोरेसिक ब्रीदिंग डोमिनेट कर जाता है। बट इन एनी ह्यूमन बीइंग, इधर मेल और फीमेल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर थोरेसिक ब्रीदिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या है? और देखो, मैंने पहले कहा कि इनके कॉन्ट्रैक्शन तभी होते हैं जब एयर को फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है। मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन से आप, अब पहले क्वेश्चन रिलेट कर लो आप, अगर फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं आप, मतलब आप ईआरबी को बाहर निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद आपके लंग्स के नॉर्मल वॉल्यूम में कितनी की कमी आ जाएगी? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या निकाल दिया? ईआरबी। तो इसका आंसर बताइए अब क्या है? तो थोरेसिक ब्रीदिंग विल इंक्रीज ट्वाइस। हमने किसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात की? डायफ्राम की। तो थोरेसिक ब्रीदिंग का कोई मतलब नहीं है यहां पर। एब्डोमिनल ब्रीदिंग विल नॉट चेंज, यस इट विल चेंज, तो ये भी नहीं सकता। यस, एब्डोमिनल ब्रीदिंग विल चेंज सिग्निफिकेंटली, ये इसका आंसर है। तो याद रखिएगा, क्वाइट ब्रीदिंग के समय दोनों ही मसल्स का यूज है, बट ज्यादा यूज किसका है बताओ? एब्डोमिनल, सॉरी, डायफ्राम के मसल्स का होता है। और इसी को मेजर इंस्पायरेटरी मसल भी कहते हैं। डायफ्राम को क्या बोलते हैं बताओ? मेजर इंस्पायरेटरी मसल। अगर कोई पूछे आपसे कि एक्सपायरेटरी मसल्स का नाम बताओ, एक्सपायरेटरी मसल्स का नाम बताओ, तो एक्सपायरेटरी मसल्स में एब्डोमिनल मसल्स भी आएगा और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी आता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो मेजर अगर पूछा जाए कि एक्सपायरेटरी मसल्स, तो एक्सपायरेटरी मसल्स में आपके एब्डोमिनल मसल्स का नाम आएगा, मेजर एक्सपायरेटरी मसल्स की बात करें तो। और मेजर इंस्पायरेटरी मसल इसका नाम आएगा बताओ? डायफ्राम का नाम आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसलिए कहते हैं, देखो, क्वाइट ब्रीदिंग जो होता है उसमें इनहेलेशन एक एक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और एक्सहेलेशन एक पैसिव मैकेनिज्म है, क्योंकि मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से होता है। वो इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस कहा जाता है इसको। तो नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव है, नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव है। अब फोर्सफुल इनहेलेशन की बात करेंगे या फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करेंगे? दोनों में एटीपी यूज होता है। तो एक ही चीज पूरे पार्ट में पैसिव होता है, और वो है नॉर्मल एक्सहेलेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब मैं दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं अभी। तो वापस हम दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस विल बी मैक्सिमम फॉर। और आपके पीएमटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कहाँ पे क्या प्रेशर है, इसका डिफरेंस क्या होता है, कैसे ये पूरा गैसेस एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि कहां पर कितना क्या प्रेशर होता है। इसको आप थोड़ा सा, इसको, ये मेमोरी बेस्ड भी है तो आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन एक आप कॉमन सा अपना एक इसका व्यू बना सकते हैं। वो कैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो, देखिए ये डायग्राम बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाना चाहिए इसमें। देखो, जैसे मान लो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया,
देखिए, मान लो ये हमारा लंग्स का ये स्ट्रक्चर है, लंग्स का एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। ये आपका रेस्पिरेटरी पाथ है, एयर के आने का रास्ता है। ये बाहर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं, है ना? ये मान लो ब्लड सर्कुलेशन है, ये हमारा लंग्स कैपिलरी है, और ये मान लो टिश्यू कैपिलरी है। देखो कैपिलरी दोनों है, एक्सचेंज यहाँ भी होता है, एक्सचेंज यहाँ भी होता है ना? मान लो ये कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है, एक टिश्यू कैपिलरी और एक लंग्स कैपिलरी है। अब इसे मैंने मान लो इसे कह दिया ये आर्टरी है, मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसे मान लो हमने कह दिया ये हमारा वेन है, तो इसमें क्या फ्लो होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप एयर को ऐसे इनहेल कर रहे हैं और यहां से एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वेंटिलेशन जानते हैं, ऐसे होता है ना? तो देखिए यहां पर अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि कहां पर क्या प्रेशर है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो PO2 और जो PCO2 होता है, हम PO2 की बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो PO2 का वैल्यू यहाँ जो होता है, ये आपके बुक में भी लिखा गया है, ये 159 mmSE होता है, मिलीमीटर ऑफ प्रेशर जो यूनिट होता है mmSE। और अगर मैं कहूं कि एटमॉस्फेयर में जो PCO2 का पार्ट है, ये लगभग 0.3 mmSE के आसपास होता है। ये तो पता है आपको कि PCO2 0.3 है और PO2 159 होता है। ये एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है ना? जब एयर को इनहेल करते हो आप, तो जब वो एयर आपके लंग्स में आता है, आपके एल्वियोलाई के अंदर आता है, तो ये लंग्स का अगर मान लिया जाए एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलर एयर प्रेशर जिसे कहते हैं एक्चुअली। आप यहां पर जो PO2 का वो आ गया लगभग 104 पे, और जो PCO2 होता है ये पहुंच जाता है 40 mmSE पे। ये कैसे हुआ, क्यों ये चीज आया? देखो, तो आपको पता है कि आपके लंग्स में पहले से एयर भी होता है, और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे है, एयर यहां भी होता है। और पूरे रास्ते में देखिए आप, जो एक ह्यूमिड एरिया है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे जानते हैं, वो एक ह्यूमिड एरिया होता है, तो वाटर के वेपर्स भी इसमें ऐड होते रहते हैं, है ना? तो एक जो इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा 159 से वो कहां पहुंच गया, 104 पे, क्योंकि पहले से उस ट्रैक में क्या प्रेजेंट था, एक्सेल एयर प्रेजेंट था, और CO2 का लेवल बढ़ गया, देखो 40 पे आ गया। ये तो ये हमारा एल्वियोलर एयर प्रेशर हो गया, ठीक है? अब जानते हैं आप कि गैसेस एक्सचेंज जब भी होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो जो ब्लड इस वेन्स में फ्लो हो रहा है, जो आपके लंग्स की तरफ जा रहा है, कैपिलरी की तरफ आ रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस यहां पे होता है। तो इस वेनस ब्लड में आप जानते हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां जो PO2 होता है ये काफी कम है, 40 mmSE लेते हैं यहाँ पे। और इसी वेनस ब्लड में अगर आप मैं बात करूं PCO2 का, तो ये 45 mmSE होता है ना? अब जब ये वेनस ब्लड आपके लंग की तरफ आएगा, और वहां क्या होगा, उसका गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई के साथ अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर। ये जो बैरियर आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये बैरियर है, जिसमें लंग्स का ये एल्वियोलाई का ये वॉल आता है और ब्लड कैपिलरी का ये वॉल आता है। तो जब ये 104 है और यहाँ पर ये 40 है, तो ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में आएगा। तो जब ऑक्सीजन आपके ब्लड में आएगा, ऑक्सीजन जब आपके ब्लड में आएगा, और CO2 जब यहां से ऊपर जाएगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर देखो, यहाँ 45 और यहाँ पे 40 है। तो जब ऑक्सीजन यहां पहुंचेगा, तो इस जगह पर जो PO2 है ये आ गया कहां बताओ, 95 mmSE। ये 40 से बढ़ के कहां पहुंच गया, 95 पे। और जो PCO2 का पार्ट है, जो यहाँ 45 था, वो वापस CO2 पहुंचेगा आपके एल्वियोलाई में। तो जो PCO2 है ये वापस कहां पहुंच गया, यहां पर 40 mmSE पे। क्लियर? अब चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेशर, किसका हो गया, ये हो गया आर्टेरियल ब्लड का, किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर हो गया ये, है ना? अब ये जब ब्लड ऐसे फ्लो होता हुआ
आपके टिश्यूज की तरफ आएगा। देखो ये हमारा बॉडी टिश्यूज का ये पार्ट है, ये मालूम हमारे ये सेल्स हैं, और सेल्स के बाहर ये हमारा टिश्यू ट्यूब है, ईसीएफ होता है, ये हमारा ईसीएफ है। अब आप जानते हो कि आपके ईसीएफ में देखा जाए तो यहां जो हमारा जो PO2 का पार्ट है एक्चुअली ये नियरली 40 mmHg लेते हैं, इससे कम, इससे भी ये कम हो सकता है, डिपेंड्स। और यहाँ जो PCO2 का पार्ट होता है ये लगभग 45 mmHg होता है, ठीक है। तो अब आप बताइए, और यही अब देखो होता क्या है कि जो ब्लड ऑक्सीजन लेके इधर आ रहा है वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा आपके ईसीएफ को बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ईसीएफ से वो ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा आपके सेल्स की तरफ, है ना। तो अब जब ऑक्सीजन मिलेगा, और देखो यहाँ जो इसके अंदर जो सेल्स का नॉर्मल जो PCO2 होता है सेल्स में ये लगभग 46 mmHg है। तो अब CO2 यहां से यहां पहुंचेगा और फिर ऑक्सीजन CO2 यहां पहुंचेगा। देखो तो ये वापस कहां पहुंच गया 45, जो 40 था ये 45 पे आ गया, और जो आपका ये 95 की ऑक्सीजन यहां पहुंच गया है आपके टिश्यूज के सेल्स में, तो वापस ऑक्सीजन कम हुआ और ये प्रेशर कहां पहुंच गया, देखो 40 mmHg पे। अब जो एयर आप एक्सहेल करते हैं, फाइनली जो एयर यहां से एक्सहेल किया गया, यहां जो PO2 का पार्ट होता है इसमें ये होता है लगभग 116 mmHg, और यहां जो PCO2 होता है ये नियरली होता है 32, देखो ये जो है ये होता है 32 mm ऑफ Hg कहता है। तो ये सारा प्रेशर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एक्चुअली। तो डिफरेंस देखिए आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर PO2 कितना होता है 159, और एल्वुलर एयर का पार्ट कितना, देखो PO2 का 104। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंस ये अगर 159 आ रहा है और ये आपका 104 आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का बताओ, ये हो गया 55 mmHg के आसपास हो गया। देखो ये अब आगे चलते हैं, एल्वुलर एयर ये 104 है, और वेनस ब्लड में ये कितना बताओ PO2 का पार्ट जो देखो ये वाला, ये हो गया 40, मोर देन 60, है ना। ये सब नॉर्मल स्टेज की बात में देखो बता रहा हूं आपको। फिर देखिए अब वेनस ब्लड में PO2 कितना बताओ, ये 40 है, और टिश्यूज जो PO2 होता है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली ये 40 के आसपास ही होता है। देखो तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल कम डिफरेंस हो जाएगा देखो इसमें। फिर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं, ये 159 है, और एक्सपायर्ड एयर में अभी बताया मैंने आपको ये कितना बताओ, ये होता है 116 mmHg। तो ये डिफरेंस 59 माइनस 16, तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये मैक्सिमम डिफरेंस कहां मिलेगा आपको, when we discuss about the difference of partial pressure of alveolar air 104 minus venous blood, that is deoxygenated blood। बेसिकली ये deoxygenated blood है, venous blood भी कह देते हैं इसको, and that's why the answer must be D। अगर मैं मिनिमम डिफरेंस पूछता क्वेश्चन आंसर क्या होता था यहाँ पर, C हो जाता। तो प्रेशर थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, और आपको ये पता है कि गैसेस एक्सचेंज जब भी होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसमें कहीं भी किसी तरह का एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलिए अब मैं आ रहा हूं दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए इसी से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ratio of dissolved O2 and CO2 in blood plasma of pulmonary vein during resting stage।
अब ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि इसमें इस पूरे डायग्राम में पल्मोनरी वेन है कहां? अरे वही ब्लड जो लंग से बाहर आ रहा है। ये देखो, ये जो ब्लड यहां देख रहे हैं ये कौन सा वेन है बताओ? ये हमारा पल्मोनरी वेन है। जो ब्लड कहां लेके आ रहा है? आपके हार्ट की तरफ। अगर मैं यहां पे ऐसे बता दूं, ये सपोज करो तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर बना दूं मैं, ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। मैं इधर ही बना रहा हूं, देखो स्ट्रक्चर ये मान लो। ये आपका लेफ्ट साइड का हार्ट और ये आपके राइट साइड का हार्ट। अब समझ में आ रहा डायग्राम में ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि लेफ्ट हार्ट वापस ब्लड को पंप करेगा पूरे बॉडी पार्ट की तरफ, है ना। तो इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है आपसे कि रेशियो क्या है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपके ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। तो मुझे बताओ, एक जनरल सा चीज है जिसे पूछा भी जाता है कि अगर आपके ब्लड में, अगर मैं ये मान लूं कि इस पूरे पार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो केवल 100 ml का उसका वॉल्यूम है। इफ 100 ml blood is there that is moving in your artery and veins around your lungs and your body tissues, इस 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का अमाउंट क्या होता है? देखिए, तो आपको पता है कि 100 ml ब्लड में जो नॉर्मल, अगर मैं कहूं कि नॉर्मल जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, उस प्रेशर पे जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है ये होता है 20 ml% कहते हैं। मतलब 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसी 100 ml में लगभग 49 ml क्या बताओ? CO2 होता है। डबल से भी ज्यादा है। आप देखिए, अगर आप प्रेशर का एक पार्ट देखें अगर आप यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर आप देख रहे हो, अगर ये जो 20 ml है ये नियरली आप कह सकते हैं 100 mmHg पे एग्जिस्ट करता है, इतना ऑक्सीजन। और 49 ml जो CO2 है ये तो केवल 40 mmHg पे एग्जिस्ट कर जाता है। और इवन देखिए, अगर मैं बताऊं कि अगर इसमें नाइट्रोजन का अमाउंट, तो नाइट्रोजन लगभग होता है 1.25 ml, जबकि नाइट्रोजन का जो प्रेशर है ये नियरली होता है 573 mm of Hg। ये सारा हेनरी लॉ आपने अगर पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो उससे भी पता चलता है। हेनरी लॉ कहते हैं कि गिवन टेम्परेचर पे जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना गैस आपके ब्लड में क्या होगा, डिसॉल्व फॉर्म में कैरी होगा या डिसॉल्व होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर ये 20 ml आपका टोटल ऑक्सीजन है आपके आर्टरी में, आपके पल्मोनरी वेन्स में सॉरी, तो उस 20 ml में कितना ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में है? क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन Hb से भी कंबाइन होकर चलता है। तो ये जो आएगा 100 ml में, ये जो आता है ये लगभग 0.29 ml आता है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। और लगभग 2.62 ml वो होता है। बताओ ये क्या? बताओ ये है इस 49 ml में वो CO2 जो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कितना, 2.62 ml। क्योंकि जानते हैं कि जो CO2 का सॉल्युबिलिटी होता है ये ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना? 20 से 25 टाइम्स CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो देखिए प्रेशर यहां पे 573 है, फिर भी देखो ऑक्सीजन का अमाउंट देखिए यहाँ 20 ml आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी और नाइट्रोजन से क्या बताओ ज्यादा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर को कंप्रेस किया जाए तो आप ज्यादा गैस को और उसमें डाल सकते हैं, है ना। बट नॉर्मल अगर आप देखा जाए तो ये हमारा नॉर्मल एक प्रेशर और उसका वॉल्यूम का ये पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये 0.29 ml है और ये 2.62 ml है ना। तो अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो कितना आएगा बताओ? दैट माइट बी अराउंड 0.11। समझ में आ गया? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आप रेशियो निकालेंगे इसका
तो ये वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि ये चेंज इतना जो आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है CO2 का सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। किससे बताओ? ऑक्सीजन से कितना ज्यादा है? 20 से 25 टाइम्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये देखो, if the hemoglobin dissociation is 50% at tissue capillary, what will be the efficiency or utilization coefficient of body tissues? क्या मतलब है इसका? देखो मैं पूछ रहा हूं कि क्या एफिशिएंसी है आपकी टिश्यूज का, एफिशिएंसी इन द टर्म ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, मेटाबॉलिक कितना ज्यादा आपका सेल्स एक्टिव है एक ऐसे कंडीशंस में जब 50% आपका हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है बताओ? डिसोसिएट कर रहा है। अब देखिए इसका एक आप आंसर सोचिए, मैं थोड़ा डायग्राम बना लूं पहले इसका। तो देखो अगर आप यहां देखें कि ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये आपका वेनस ब्लड है। आप जानते हैं कि यहां अगर 20 ml आपका ऑक्सीजन है आपके आर्टेरियल ब्लड में, 100 ml ब्लड में मैं बता रहा हूँ 20 ml ऑक्सीजन है, और ये मैंने कहा था कि ये जो 20 ml एग्जिस्ट करता है इस पे प्रेशर लगभग आप 95 और मैक्सिमली वी कैन कंसीडर 100 mm ऑफ एसी। इस प्रेशर पे इतना ऑक्सीजन आपके ब्लड में अवेलेबल रहता है, मतलब 95 टू 100 mm के बीच में अगर देखा जाए तो 20 ml ऑक्सीजन आप जानते हैं होता है। और आप जानते हो कि HbO2 के फॉर्म में जो HbO2 का जो कंट्रीब्यूशन है सैचुरेशन का इस 20 ml में लगभग वो 97% होता है। 3% जानते हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है ना। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जब ये ब्लड नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में जब आपके टिश्यूज की तरफ आ रहा है तो नॉर्मली कहते हैं कि इस 20 ml का केवल 5 ml जो ऑक्सीजन है वो आपके टिश्यूज को मिलता है, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड ही होती है। हमारे बॉडी का जो टिश्यूज है वो पूरे 1 मिनट में, इन 1 मिनट दे आर एबल टू यूटिलाइज ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं तो 100 ml ब्लड से कितना निकाल लिया गया बताओ? 5 ml ऑक्सीजन, टोटल 20 ml ऑक्सीजन था उसके अंदर 1 मिनट के अंदर बाय ऑल द बॉडी टिश्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, और हम जानते हैं कि जब ये 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर लेता है तो यहाँ जो आपका जो HbO2 का जो सैचुरेशन बचता है ये नियरली बचता है कितना बताओ? 75%। कितना बचता है? सैचुरेशन 75%। और कितना ऑक्सीजन बताओ? तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है यहाँ पर वो कितना बताओ? 15 ml होता है। मतलब 5 ml आपने यूज कर लिया तो 15 ml ऑक्सीजन वहां पे बच गया, और यही वेनस ब्लड बनता है। देखो भी मतलब आपके वेनस ब्लड का भी सैचुरेशन अभी भी 75% है। वेनस ब्लड इज स्टिल 75% सैचुरेटेड। तो ये बताओ अभी क्या है? अभी अगर पूछा जाए कि अभी आपके टिश्यूज की एफिशिएंसी कितनी है तो 20 में से 5 ही तो यूज किया आपने, मतलब 25%।
और यहाँ देखिए, अगर आप ये देखिए कि 97 से आपका जो चेंज आया है, अगर देखें परसेंटेज में, ये 75 पे आया है। मतलब आप देखिए, अगर आप ऐसे देखिए कि आपका जो HbO2 का डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 97 है, यहाँ 75, तो ऑलमोस्ट 25% आपका ऑक्सीजन इसको यहाँ से HbO2 से अलग हुआ होगा, है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये क्या हो रहा है बताओ, तो नॉर्मल केस में ये एफिशिएंसी कितनी है, 50% की, अगर नॉर्मल केस होता तो। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि आपके टिश्यूज की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो डबल हो गई है ना। 50% आपका जो HbO2 है वो डिसोसिएट कर गया है आपके कहाँ बताओ, आपके टिश्यूज के अंदर। कहने का मतलब ये है कि आपके टिश्यूज की जो यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट है ऑक्सीजन का, वो डबल हो गया। और अगर 50% आप, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो 50% ही होगा, क्योंकि नॉर्मली 25% होता है। और अगर 50% आप यूज कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, तो आपका यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट क्या बताओ, डबल हो चुका है वहां से। तो 50% अभी आपकी क्या बताओ एफिशिएंसी है। और इस केस में जो ऑक्सीजन अब यहां बचेगा, ये केवल कितना बचेगा बताओ, 10 ml। अगर 50% आपने यूज कर लिया तो 50% यूज करने के बाद अब 10 ml यहां पर अवेलेबल है। आप जानते हैं कि एक्सचेंज जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है, जितना आप अपने ऑक्सीजन को यहां यूज करोगे, जितना अनलोडिंग होता है HbO2 से ऑक्सीजन का, उतना ही ज्यादा लोडिंग होता है। तो अगर 10 यहाँ पे आप रिलीज करेंगे तो 10 आपको लंग से मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके पल्मोनरी वेन्स में बहुत एक कांस्टेंट सब कुछ होता है, प्रेशर चाहे CO2 का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे वो आपके ऑक्सीजन का अमाउंट की बात करें, इट इज वेरी मच कांस्टेंट इन द पल्मोनरी वेन्स। समझ में आ रहा है। तो लोडिंग अनलोडिंग ये कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है। आपके टिश्यूज के एफिशिएंसी के बढ़ने के साथ साथ आपका अनलोडिंग बढ़ेगा टिश्यूज पे, और अकॉर्डिंगली आपका लोडिंग कहां बढ़ेगा, आपके लंग्स के पास। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 50%। अगर आप 75% अगर आप ऑक्सीजन को यूज कर लें, तो यहां कितना बचेगा, केवल 5 ml ऑक्सीजन। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, वो 75% हो जाएगा वहां पर। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अगर आपकी वेनस ब्लड में 10 ml ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो आपके टिश्यूज की एफिशिएंसी कितनी है पर मिनट पूछा जाए, तो ये आंसर भी कितना आएगा बताओ, 50% हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, देखो। और इसी भी आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस यहां से ही पूछे जाते हैं कि सैचुरेशन क्या होता है वेनस ब्लड का, आर्टेरियल ब्लड का, डिफरेंट डिफरेंट यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट के समय कितनी एफिशिएंसी है और कितना सैचुरेशन होगा आपके आर्टेरियल ब्लड का और वेनस ब्लड का। ठीक है।